मेंडल के जो कैरेक्टर्स थे, इसके बेसिस पर मेंडल ने 4 पोस्टुलेट्स दिए थे। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट होने के बाद मेंडल proposed 4 postulates। तो उसने वहां पर एक तरह के कंक्लूजन निकाले, 4 कंक्लूजन निकाले और उन कंक्लूजन को रिप्रेजेंट किया। तो फर्स्ट कंक्लूजन, फर्स्ट पोस्टुलेट था उसका डोमिनेंट कैरेक्टर के बेसिस पर। ओके, तो ओनली डोमिनेंट allele express themselves। ओके, recessive allele do not। ओके, ये पहला उसका पोस्टुलेट था कि डोमिनेंट allele अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। फिर एक पोस्टुलेट था कि जो जीन होते हैं उसको उसने यूनिट फैक्टर्स कहा था। ओके, आजकल जिनको हम जीन कहते हैं उसको मेंडल ने कहा था यूनिट फैक्टर। तो यूनिट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, जो कैरेक्टर्स दिखते हैं उनके एक्सप्रेशन के लिए यूनिट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, एक एक फैक्टर वहां पर रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर थर्ड पोस्टुलेट था उसका जीन गैमेट बनते समय वहां पर अलील और जीन सेग्रीगेट हो जाते हैं। ओके, अलील सेग्रीगेट हो जाते हैं गैमेट्स में, थर्ड पोस्टुलेट था। तो अलीलोमॉर्फिक पेयर, alleles from allelomorphic pair, allelomorphic pair सेपरेट और सेग्रीगेट बोलेंगे हम आगे उसको, सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो ईच अदर ड्यूरिंग फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो सेपरेट हो सकते हैं। ओके, ऐसे उसने कहा कि जो यूनिट फैक्टर्स है वो भी सेग्रीगेट होते हैं। ओके, मेनी यूनिट फैक्टर्स जो कॉम्बिनेशन में रहते हैं पेरेंट्स के, वो भी जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम। एट द टाइम ऑफ ब्रीडिंग, at the time of breeding के टाइम पर, at the time of breeding, unit factors responsible for different characters, responsible for expression of different characters before pass on or transmit, before pass on into progeny, segregate or separate। ओके, तो ब्रीडिंग के टाइम पर प्रोजेनी में पास ऑन होने के पहले जो डिफरेंट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल यूनिट फैक्टर है जिनको हम जीन कहते हैं आजकल, वो जीन भी सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ओके,
ऐसा हम यहाँ पर मेंडल ने जो 4 पोस्टुलेट रिप्रेजेंट किए थे उनको यहाँ पर उनका कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ऐसा कि उसने इस बेसिस पर बताया था। मेंडल ने 4 पोस्टुलेट बताए थे, लेकिन लेमार्क ने 1865 में जब उसने ऐसे 4 पोस्टुलेट्स रिप्रेजेंट किए तो लेमार्क ने जब उसको चैलेंज किया हॉकविड हायरार्चियम पर बताने के लिए, तो वो सारे कैरेक्टर्स का प्रॉपर एग्जैक्ट जो उसने रिजल्ट निकाला था वैसा रिजल्ट हर एक में नहीं निकला, हर एक कैरेक्टर के लिए, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर के लिए निकला, बट हर एक कैरेक्टर के लिए नहीं निकला रिजल्ट। ओके, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं वहां पर, इसलिए नहीं निकला। तो इसलिए लेमार्क के डोमिनेंस में अदर साइंटिस्ट ने भी मेंडल के इन पोस्टुलेट्स को, मेंडल की थ्योरी को, मेंडल के ब्रीडिंग से रिलेटेड वहां पर जो एक्सपेरिमेंट थे उनको वहां पर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ओके, और ये वर्क स्टिल अननोन रहा 1900 तक, ईयर 1900 तक, मतलब अबाउट 35 इयर्स तक मेंडल ने जो बताया था वर्क, जो पब्लिश किया था 1865 में ट्रांजैक्शंस ऑफ ब्रून सोसाइटी ये जो मैगजीन है उसमें, वो वैसा का वैसा रहा। ओके, तो उसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई, उसके ऊपर कोई ये नहीं आया। बट ईयर 1900 में रीडिस्कवरी हुई मेंडल के वर्क। तो पहले 4 फॉर्चुनेट मेंडल के स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। डन सर। गुड, डन सर। डन सर। गुड। ओके, तो मेंडल के वर्क को सप्रेस कर दिया गया 1865 में जब उसने पब्लिश किया था, उसके बाद में अब किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बट 3 साइंटिस्ट जिन्होंने इंडिपेंडेंटली पहले तो उसके वर्क को लिया, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में थे वो, कोई ऑस्ट्रिया में, कोई जर्मनी में, कोई हॉलैंड में। ओके, अलग अलग कंट्रीज में उन्होंने इंडिपेंडेंट। हेलो हेलो, क्या डिस्कशन चल रहा है बेटा? आप लोग क्लास में हो बेटा? आप लोग क्लास में हो बेटा? क्लास चल रही बेटा बायोलॉजी की, प्लीज डिस्कशन मत करो कुछ। और अगर आपको क्लास अटेंटिवली पढ़ा करो, अगर कोई डिस्टरबेंस होता है तो आप ऐसी जगह पर बैठा करो कि जिससे कि कोई आपको साथ में ज़्यादा डिस्कस ना कर सके। हाँ, घर की बात अलग है कि घर में अगर आप है और फिर वहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई 2 स्टूडेंट्स बात कर रहे थे शायद, तो कोई क्लास पर आकर के फिर वहाँ से इसे हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो बेटा। ओके, rediscovery of Mendel's work. एटीन 65 से के बाद पब्लिश होने के बाद में फ्यू इयर्स के बाद वो सप्रेस हो गया, वर्क उसका सप्रेस कर दिया गया। तो 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली इन ईयर 1900 उसके रिसर्च पेपर को देखा और उसके एक्सपेरिमेंट को करके देखा, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के लिए उनको वो सही लगा, इसलिए उन्होंने फिर से उसको पब्लिश किया 1901 में। 1900 में उनकी रिडिस्कवरी की इसने की, 3 साइंटिस्ट वहां पर थे इंडिपेंडेंटली। तो वॉन शेरमैक, वॉन शेरमैक, Nico de Vries and Carl
ऑरेंस, इन 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग आप उसके वर्क को देखा और उसके ऊपर वर्क करना शुरू किया, ठीक है। और फिर उसकी मेंडल के वर्क को उन्होंने कहा कि यस, ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के लिए, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स के लिए ये ट्रू आ रहा है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर है, वहाँ पर कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ वहाँ पर क्लैरिटी है। इन तीनों ने फिर एक साथ में मिलकर के उसके वर्क को पब्लिश किया। लेटर जब उनको पता चला कि तीनों इंडिपेंडेंटली वर्क किया और तीनों ने फिर टुगेदरली इन ईयर 1901 तो यहाँ पर रिपब्लिश किया उसके वर्क को। मेंडल वर्क इन फ्लोरा मैगजीन, ओके। जैसे अभी नेचर एक मैगजीन है जो बहुत साइंस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वैसे उस टाइम पर एक साइंस की मैगजीन थी पॉपुलर, फ्लोरा, ओके। उसको बोलते हैं साइंटिफिक जर्नल्स, ओके। ऐसे जब भी कोई रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश किया जाता है तो उस साइंस मैगजीन को हम बोलते हैं जर्नल। तो फ्लोरा जर्नल में, फ्लोरा साइंटिफिक मैगजीन में उस टाइम पर उन्होंने 1901 में रिपब्लिश किया। एंड देन फिर वहां से सब लोगों को पता चला कि यस, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखे गए अलग अलग ऑर्गेनिज्म पर मेंडल के, और वो ट्रू आए। और ये जो कार्ल कोरेंस था, इसने मेंडल के जो 4 पोस्टुलेट्स थे उसको 3 लॉज में कन्वर्ट करने का काम किया। एक्चुअल में सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है कार्ल कोरेंस को लॉज में कन्वर्ट करने का, ओके। 3 लॉज वहां पर जेनेटिक्स के लिए प्रपोज किए गए बेस्ड ऑन मेंडल्स 4 पोस्टुलेट, ओके। based on Mendel's 4 postulates, 4 postulates को 3 लॉज में कन्वर्ट किया, ओके। और उनको आजकल हम मेंडल्स लॉज बोलते हैं, ओके। मेंडल्स के लॉज कौन कौन से? फिर 3 मेंडेलियन लॉज और मेंडल्स लॉज। फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, वन बाय वन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे हम, बट पहले तीनों के नाम लिख लो आप। लॉ ऑफ डोमिनेंस, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ ऑफ, अब जब आप स्टेट बोर्ड की बुक देखते हो तो वहां पर ओनली लिखा रहता है सेकंड को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ओके। बट ये कंप्लीट नहीं है, ओके। सेग्रीगेशन ऑफ व्हाट? किसका सेग्रीगेशन करना? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स, ओके। ये भी आपको ऐड करना है वहां पर, ये ध्यान रखना, ओके। स्टेट बोर्ड में लिखता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो फिर वहां पर हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव इसमें पूछ ले कि सेकंड लॉ कौन सा है, और फिर तब वहां पर आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वहां पर देना है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स, क्योंकि हम थर्ड लॉ भी सेग्रीगेशन से रिलेटेड ही बोलेंगे, ओके। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ व्हाट? इसका सेग्रीगेशन होगा अलील्स का, और अलील्स सेग्रीगेट कब होते हैं? तो तब तक पता चल चुका था कि गैमेट्स में क्रोमोसोम्स जाते हैं, ओके। थर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम गैमेट में जाते हैं, तो इसीलिए उसमें दूसरा नाम दिया जाता है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। गैमेट प्योर रहते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। सेकंड लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स और प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं। थर्ड लॉ ऑफ independent assortment of genes, independent assortment of genes, ओके। असॉर्ट करना मतलब सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना, वही है, ओके। यहाँ पर हम उसको बोलते हैं असॉर्ट। असॉर्ट मतलब सॉर्ट करना, सेग्रीगेट करना, ओके। तो ये भी सेग्रीगेशन है, लेकिन पहले में सेग्रीगेशन हो रहा है अलील का,
सेकंड लॉ में सेग्रीगेशन हो रहा है जीन्स का, ये आपको ध्यान देना है। ओके, तो जब हम सेकंड लॉ को तो आप रिप्रेजेंट करेंगे, पढ़ेंगे डिटेल में, तब हम देखेंगे कि सेकंड लॉ में हम एक जीन के दो अलील को अलग अलग सेग्रीगेट कैसे हो रहे हैं वो दिखाएंगे। वाइल जब हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, तब हम देखेंगे कि डिफरेंट जीन्स एक दूसरे से कैसे अलग अलग हो रहे हैं। ओके, जीन्स में सेग्रीगेशन कैसे होता है। जीन्स सेग्रीगेट होते हैं, इसलिए कैरेक्टर भी सेग्रीगेट होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के कर्ली हेयर है और उसकी स्किन का कलर जो है वो लाइट है, मतलब वो फेयर स्किन वाला है, ओके, पिगमेंटेशन कम हो रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसके प्रोजेनी भी अगर कर्ली हेयर वाला होगा तो फेयर स्किन वाला ही होगा। हो सकता है उसका प्रोजेनी कर्ली हेयर और डार्क स्किन वाला बने, या फिर सिंपल हेयर और फेयर स्किन वाला बने, ठीक है, या फिर सिंपल हेयर और डार्क स्किन वाला बने, ठीक है। मतलब जो जीन से जो कैरेक्टर रिलेटेड होता है वो कैरेक्टर अलग दिखेगा, मतलब जीन भी सेग्रीगेट हो गया है। ओके, जब सेग्रीगेट नहीं होते जीन्स तब हम उसके लिए अलग से टर्म पढ़ेंगे, लिंकेज, लिंक होते हैं जीन। यस बेटा। सर मैं नीलेश सर बोल रहा हूँ इंदौरा ब्रांच से। हाँ बोलिए सर। सर सॉरी सर मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन थोड़ा सा एक मैसेज डाले थे सर 2 दिन पहले एकेडमिक्स ग्रुप में, नहीं क्या, एक स्टूडेंट के लिए, वो अभी आपके क्लास में दिख रहा है सर, इसी के लिए मैंने आपको बीच में सर टोका है सर। जिशान, तो आप उसको फोन करके भी बोल सकते हैं ना सर। जिशान, हाँ जिशान दिख रहा है यहाँ पर। तो नहीं सर, मेरी अभी सर से बात हुई तो सर बोले कि आप एक बार सर को ही बोल दीजिए, बोले। ठीक है, तो क्या, सॉरी सर, आप थोड़ा सा बच्चे को मतलब देख लीजिए सर, मैनेजमेंट का बोलना था कि थोड़ा उसके पेरेंट्स अपने से मिल रहे नहीं है ना, ओके तो ओके, है ना। ठीक है, मैं जिशान को बोल देता हूँ, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, आपका मैसेज कन्वे कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर, चलिए। ठीक है, और अगर फिर जिशान को क्लास में रखना है कि क्या करना है सर? सर अभी तो कर रहा है तो अभी करने दीजिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा मत अलाउ कीजिए सर, क्योंकि उसके पेरेंट्स अपने से ओके, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे इसलिए, है ना। ठीक है सर नीलेश सर। ओके बेटा जिशान, कैसा? जिशान बेटा, इंदौरा ब्रांच पे आपके पेरेंट्स को मिलने का कुछ मैसेज डाला गया है बेटा, तो आप प्लीज़ आपके पेरेंट्स से बोलिएगा कि वो इंदौरा ब्रांच में या तो कम्युनिकेट कर ले, अगर जा सकते तो अच्छी बात है, अदरवाइज फ़ोन पे कांटेक्ट करके जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर ले, ठीक है बेटा। यस सर। ओके, अदरवाइज मैं आपको कल से अलाउ नहीं कर पाऊंगा बेटा, है ना, क्योंकि जब मैं पढ़ाता रहता और उस टाइम पर अगर कुछ बच्चे अगर आ जाते तो मैं एक साथ में बच्चों को एंटर करवा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्लास शुरू हो जाने के बाद में फिर वहाँ पर, तो जिशान आप आपके पेरेंट्स को बोल देना बेटा, ठीक है। यस सर। ओके, है ना, और अगर आपके पेरेंट्स अगर नहीं कर पाएंगे आज बात, एटलीस्ट अगर आज नहीं जा पा रहे तो कम से कम फोन पर कम्युनिकेट करने का बोल देना बेटा, अदरवाइज मैं कल से आपको अलाउ नहीं कर पाऊंगा बेटा बायो की क्लास में। ओके, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स ये हमने रिप्रेजेंट किया बेटा, थर्ड लॉ। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, जीन्स सेग्रीगेट हो रहे हैं, जीन्स सेपरेट होंगे। जैसे हमने कहा ना अभी कि कर्ली हेयर वाला अगर कोई फादर है या मदर है, कर्ली हेयर है और उसका स्किन कलर फेयर है, ओके, तो दोनों कैरेक्टर अगर उसके पेरेंट के पास में ये दोनों कैरेक्टर है तो जरूरी नहीं है कि ये प्रोजेनी के पास भी वो दोनों कैरेक्टर एक साथ में ही जाए, ओके, तो इनमें सेग्रीगेशन होता है, सेपरेशन होता है, ठीक है, इसलिए हम केवल एक पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते, ओके, हमें पैरेंटल वहां पर जो कैरेक्टर्स आएंगे उसमें पैटर्नल कैरेक्टर्स भी आएंगे और मैटरनल कैरेक्टर्स भी आएंगे, ओके, दोनों के वहां पर कैरेक्टर्स आएंगे और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो डोमिनेंट ट्रेट बनेगा वो हमें रिप्रेजेंट करेगा, ओके। इसलिए आपने ऑब्वियसली देखा होगा कि जब भी कोई बेबी वहां पर होता है तो यूजुअली बोला जाता है कि नाक जो है वो फादर के जैसी है, ओके, फेस कट जो है वो मदर के जैसा है, आंखें जो है वो ऐसा है, ओके, और इवन यहाँ पर ये भी चीज आती है कि कुछ कैरेक्टर्स ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर इनसे भी वहां पर आ सकते हैं, जो कि पेरेंट्स में वहां पर प्रॉपर
एक्सप्रेस नहीं हो पाए थे, बट प्रोजेनी में वो एक्सप्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो वहां पर सप्रेस हो गए थे पेरेंट्स में। ओके, उनका वहां पर उनका एक्सप्रेशन क्यों हो पाता है, तो इट इज ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। ओके, तो जब हम इस लॉ को एक्सप्लेन करेंगे तब वहां पर हम क्रॉस के साथ में एक्सप्लेन करेंगे, और ये आप लोगों को याद रखना है बेटा। ओके, मेंडल की रिडिस्कवरी और मेंडल के लॉज, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी। डन सर। रामदासपेट ब्रांच और रामदासपेट ब्रांच और मानकापुर ब्रांच से कोई डन सर। डन सर। डन सर। बता रही है आपको ये 3 लॉज है। ओके, अब हम वन बाय वन लॉज को भी एक्सप्लेन करते जाते हैं, और मेंडल ने उन लॉज के लिए जो मतलब जो पोस्टुलेट दिए थे उसको भी डिस्कस करते जाते हैं। अब फर्स्ट ये बताओ बेटा, कि अगर हम जब एक कैरेक्टर्स को लेंगे क्रॉस में, जब एक कैरेक्टर को अप्लाई करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी का क्रॉस करवाया, ओके, होमोजाइगस का क्रॉस करवाया, ये बना कैपिटल टी स्मॉल। अब इसको हम बोल रहे थे होमोजाइगस मतलब प्योर, ये भी होमोजाइगस मतलब प्योर, और ये जो हेटेरोजाइगस आया इसको हम क्या बोलते हैं, अनप्योर। होमोजाइगस मतलब प्योर, तो हेटेरोजाइगस मतलब अनप्योर। क्या, अनप्योर नहीं, तो कोई इम्प्योर नहीं रहेगा, अनप्योर नहीं रहेगा। ओके, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं बेटा, जब दो अलग अलग चीजों से बन करके कोई नई चीज बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। सुना है क्या टर्म कभी? यस सर, सुना है। हाँ, हाइब्रिड। अब ये कितने कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड बना, कितने कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड बना है, कितने कैरेक्टर्स हमने लिए? यस, 1। ओके, तो 1 सिंगल के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं बेटा, मोनो। इसलिए मोनो हाइब्रिड, इसलिए क्रॉस कौन सा हो गया, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, ये क्रॉस हो जाएगा मोनो हाइब्रिड। जब हम एट अ टाइम 2 कैरेक्टर्स लेंगे, जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर का क्रॉस करवा रहे हैं हम स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ में। ओके, होमोजाइगस टॉल प्लांट हैविंग रेड फ्लावर का क्रॉस हेटेरोजाइगस homozygous recessive, okay, it means dwarf plant having white flower के साथ में करवा रहे हैं। तो ये बताओ कि अब यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर इस तरह के बनेंगे, सब कैसे बनेंगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, गैमेट्स कैसे बन जाओगे। ये बना, तो अब ये कितने कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड बना, है ना, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक हाइब्रिड हो गया और ये दूसरा हाइब्रिड हो गया, तो 2 कैरेक्टर्स के लिए हाइब्रिड बना, इसलिए इस क्रॉस को क्या कहेंगे, डाइहाइब्रिड। ओके, कोई अगर 3 कैरेक्टर्स के लिए ट्राई हाइब्रिड बन गया तो उस क्रॉस को क्या बोलेंगे, ट्राई हाइब्रिड। ओके, तो इस तरह से हम नेमिंग करते जाते हैं, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड, पॉली हाइब्रिड। ओके, सच टाइप ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते जाएंगे। ये टर्म्स आती है बस आपको, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, तो रिप्रेजेंटेशन करेंगे अभी। उसके सर पहले तो जितने ज्यादा ट्रेड ऐड होंगे हम उतने ज्यादा मतलब काउंटिंग बढ़ाएंगे ना। ट्रेड की कैरेक्टर लेना पड़ेगा बेटा, कैरेक्टर्स के 2 अपोजेबल ट्रेड्स के बीच में हम वहां पर प्योर लाइन, होमोजाइगस और मेंडल्स क्रॉस, ये टर्म यूज करेंगे जो आपको कल बताई थी पहले स्टार्टिंग में।
कैरेक्टर्स लेकर के क्रॉस करते हैं, एक कैरेक्टर्स पहले लेते हैं प्लांट्स के और फिर कैरेक्टर्स के अपोजेबल ट्रेड्स के बीच में वहां पर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्रॉस का। ओके, समझ में आया? हाँ सर। ओके, ओके, ऑडियो क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके, तो फर्स्ट फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करने के पहले आप लोगों को गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं, ओके, डिफरेंट टाइप के गैमेट्स कैसे बनते हैं, इसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए। इसके लिए पहले हम गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ओके, इसके लिए पहले हम गैमेट फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तब आप वहां पर इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। फर्स्ट, अगर हमारे पास में एक फिनोटाइप दिया है, ओके, फिनोटाइप दिया है, होमोजाइगस, सबसे पहले सिंपल ही ले लेते हैं जो हम कैरेक्टर लेते रहते हैं। होमोजाइगस टॉल प्लांट बेयरिंग हाइब्रिड और हेट्रोजाइगस रेड फ्लावर्स। ओके, तो जब हम किसी कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेंगे, उसको देखेंगे कि वो किस तरह से अपीयर हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। ओके, एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर्स को हम फिनोटाइप बोलते हैं। ओके, फिर गैमेट बनाने के लिए आपको पहले तो अगर फिनोटाइप दिया है, जीनोटाइप डायरेक्टली नहीं दिया है, तो आपको उसको जीनोटाइप में कन्वर्ट करके आना चाहिए। ओके, होमोजाइगस टॉल, तो क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे बेटा आप जीन का होमोजाइगस टॉल के लिए? होमोजाइगस टॉल के लिए आप क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे? T, capital T. यस, कैपिटल टी। ओके, होमोजाइगस टॉल मतलब डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट ट्रेट के लिए हम कैपिटल लेटर को अपर केस में यूज कर रहे हैं, मतलब लेटर्स को, और टॉल का टी लेटर ले लिया हमने, तो कैपिटल टी, क्योंकि जीन अलीलोमॉर्फिक पेयर होता है, अलील की पेयर होता है, तो कैपिटल टी। देन हाइब्रिड रेड फ्लावर्स, ओके, हाइब्रिड रेड। अब हाइब्रिड रेड के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन होगा? यस, Capital H square. वेरी गुड, कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि हाइब्रिड है। हाइब्रिड है मतलब उसमें दोनों तरह के अलील प्रेजेंट है, डोमिनेंट अलील भी और रेसेसिव अलील भी प्रेजेंट है। ओके, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया जीनोटाइप। तो हमने फिनोटाइप से जीनोटाइप पता कर लिया। तो स्टेप्स क्रॉस में भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको जो एग्जाम में क्रॉसेस पूछे जाते हैं उसमें आपको फिनोटाइप दे दिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको जीनोटाइप्स निकालते आना चाहिए फर्स्ट थिंग। ओके, हम डायरेक्ट प्रोसेस करेंगे, उसके लिए पहली बार ये सबके लिए कॉमन बता रहा हूँ, ताकि आपको वहां पर फिनोटाइप से जीनोटाइप से गैमेट कैसे बनाते हैं वो सारी प्रोसेस क्लियर हो जाए, ताकि हम डायरेक्टली प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो होमोजाइगस टॉल, हाइब्रिड रेड, ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया यहाँ पर। ओके, अब इसके गैमेट्स बनाएंगे हम, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस। अब
आप लोगों को प्लांट में भी गैमेट कैसे बनते हैं, एनिमल्स में भी गैमेट कैसे बनते हैं, इसके लिए पहले ही फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ा दी है रिप्रोडक्शन वाली, ओके, जिसमें हमने गैमेटोजेनेसिस को भी रिप्रेजेंट किया था। ह्यूमन में भी गैमेटोजेनेसिस का चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था और प्लांट में भी रिप्रोडक्शन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो आप बताओ इसके गैमेट कैसे बने। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है फिनोटाइप का, ये आपको क्या लग रहा है, ये हाइब्रिड है, सॉरी ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, जो जीनोटाइप रिप्रेजेंट किया हमने। यस, जोर से बोलो बेटा, आवाज आना चाहिए। हाँ, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड क्या? मैं बोर्ड के पास में था, आवाज आप लोग की मुझे वहां तक नहीं आ पाई। बताओ क्या है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड, ओके गुड। डिप्लॉइड, जब भी हम जीन को रिप्रेजेंट करते हैं तो जब अलील की पेयर प्रेजेंट है मतलब आप उसको डिप्लॉइड बोलो, ओके। क्यों डिप्लॉइड बोलो? क्योंकि देखो ये जो कैपिटल टी या कैपिटल आर स्मॉल आर रिप्रेजेंटेशन है, एक जीन को कोई भी ले लो, फॉर एग्जांपल हमने सेकंड वाले को लिया तो आप बहुत आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो एक जीन पर अलील जो प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इस, अगर हम यहाँ पर कहेंगे कि ये है, समझ लो उस प्लांट का कोई 5th वाला क्रोमोसोम 5th ए और उसका ये होमोलॉगस पेयर 5th बी, ओके। तो कैपिटल आर इस क्रोमोसोम पर होगा और स्मॉल आर दूसरे क्रोमोसोम पर, उसी के पेयर पर। उसके पास में कैपिटल आर स्मॉल आर है मतलब एक क्रोमोसोम पर उसके पास में एक्टिव अलील आया है और दूसरे पर इनएक्टिव अलील आया है, ओके। एक्टिव अलील मतलब डोमिनेंट जो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, इनएक्टिव अलील मतलब रेसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा डोमिनेंट की प्रेजेंस में। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। बट आपको क्रोमोसोम पढ़ा चुका और क्रोमोसोम में आप लोगों को पता है कि एक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड से बनता है, ओके। एक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड से बनता है। तो अगर ये आर हमने यहाँ पर लिया है मतलब दोनों सिस्टर क्रोमेटिड का कॉमन लिया है, क्योंकि इस पर जैसा होगा उस पर भी सेम होगा सेकंड सिस्टर क्रोमेटिड पर। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यहाँ पर, ओके, यहाँ पर कैपिटल आर है तो यहाँ पर भी कैपिटल आर ही रहेगा और वो दोनों सेम है इसलिए एक ही एक्सप्रेस करेगा, इसलिए हम एक से ही रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एग्जैक्ट सिमिलर डीएनए वाली होती है, 100% डीएनए सिमिलर होता है और इसीलिए हम उनको कॉमन अलील से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो एक जीन पर, एक जीन जो है जो अलील की पेयर से बना हुआ है उसको हम रिप्रेजेंट तो ऐसा कर रहे हैं, बट वो क्रोमोसोम पर कैसे सिचुएटेड होगा? तो क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयर में से एक क्रोमोसोम पर कैपिटल आर है और दूसरे पर स्मॉल आर है। बट हमें ये भी पता है कि एक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड से बनता है, तो ईच क्रोमेटिड पर वो एक्टिव अलील है, ओके। और सिस्टर क्रोमेटिड एग्जैक्ट सिमिलर डीएनए वाली है, 100% डीएनए सिमिलर वाली, देयरफॉर यहाँ से हम इसको कॉमन ही लिखेंगे बस एक आर। ऐसे ही सेम इधर होगा, यहाँ पर इनएक्टिव अलील होगा उसका स्मॉल आर, ठीक सेम लोकेशन पर, ओके। अभी हम टर्म दे रहे हैं लोकेशन। लोकेशन तो जीन जहां पर लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम पर उसको हम बोलेंगे लोकेशन से रिलेटेड टर्म लोकस, ओके। जीन क्रोमोसोम पर लिनियरली अरेंज होते हैं और उनकी लोकेशन के लिए हम टर्म यूज करते हैं लोकस। तो लोकस मतलब जीन की पोजीशन, ओके, सिंगल जीन की। और जब मेनी जीन्स की लोकेशन हम दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं लोसाई, ओके। लोकस, लोकस का प्लूरल हो जाएगा लोसाई। तो जैसे हमने यहाँ पर आर, डोमिनेंट आर अलील का लोकस रिप्रेजेंट किया,
स्मॉल आर का लोकस रिप्रेजेंट किया। लेकिन इसी क्रोमोसोम पर जब हम अगर समझेंगे कि अगर टी भी यहीं पर है, ओके, हमने कंसीडर कर लिया कि इसी फिफ्थ वाले क्रोमोसोम पर ही टी भी है, टी जीन जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टॉलनेस का, वो भी यहीं पर है। इसलिए ऐसा यूजुअली जरूरी नहीं है, डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं और वो कैरेक्टर डिफरेंट क्रोमोसोम पर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमारे पास में 23 क्रोमोसोम है और हमारे पास में 30,000 कैरेक्टर्स के लिए जीन है। तो जो 30,000 जीन्स है, 30,000 जीन्स हमारे 23 क्रोमोसोम पर है। मतलब ऑन एन एवरेज कंसीडर करें तो अबाउट 1000 जीन्स एक क्रोमोसोम पर है। तो फिर कौन से जीन कौन से क्रोमोसोम पर है वो हम लोकेशन निकालते हैं और उसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ेंगे। इस जेनेटिक्स में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर सेकंड चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे उसको, कौन सा जीन कहाँ सिचुएटेड होता है वो कैसे निकालते हैं। ओके, तो जरूरी नहीं है कि कैपिटल टी और कैपिटल आर दोनों एक ही पर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। ओके, हमने कंसीडर कर लिया कि चलो एक ही पर है, तो कैपिटल टी इधर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर भी दूसरा भी कैपिटल टी ही है, तो सेम लोकस पर देखो लोकेशन सेम आ रही है। तो अब कैपिटल टी और कैपिटल आर जीन की जब हम लोकेशन की बात करेंगे तो बोलेंगे लोसाई। एक से ज्यादा जीन हो गए जब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लोसाई, तो दोनों जीन के लोसाई को हम वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, ये पेरेंट की सेल में है। अब यहाँ से ये हमने एक पेरेंट कहा था, अब इसके हमको गैमेट बनाने हैं। तो आपको पता है कि क्या हो सकता है, गैमेट बनाते समय कौन सा डिवीजन लगता है बेटा? Meiosis. First mitosis, then meiosis. Okay, first mitosis and then meiosis. Okay, तो गैमेट बनाते समय डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में पहले माइटोसिस होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाई जाती है, पहले जर्मिनल सेल्स का नंबर बढ़ाया जाता है, एंड देन फिर वहां पर मियोसिस डिवीजन से प्राइमरी सेकेंडरी गैमेट्स बनाए जाते हैं वहां पर। ओके, गैमेटोसाइट्स बनाई जाती हैं। तो माइटोसिस एंड देन मियोसिस। मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, मतलब क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होकर के कितना हो जाएगा? जस्ट हाफ। ओके, तो यहाँ पर पेरेंट की सेल में ये दो क्रोमोसोम है। ओके, तो गैमेट बनेंगे तो एक गैमेट में इन दो क्रोमोसोम में से कितने क्रोमोसोम आएंगे? एक आएगा, दो आएंगे, या एक भी नहीं आएगा? कितने आएंगे? सर दोनों में से एक एक आएगा। दोनों में से एक आएगा एक गैमेट में। ओके, इंडिविजुअल गैमेट में एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम आएगा, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर तो रिड्यूस होगा। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एक में कैपिटल टी और कैपिटल आर आ जाएगा और एक में कैपिटल टी और स्मॉल आर आ जाएगा, ऐसा कैसा नहीं आएगा। इसमें क्या होगा? इसमें मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के थर्ड स्टेज जो पेकाइटिन है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, देन पेकाइटिन, फोर्थ वाली डिप्लोटिन और फिफ्थ वाली डायकाइनेसिस, लेकिन थर्ड वाले को हमको लेना है। थर्ड वाली जो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की पेकाइटिन स्टेज होती है, उस पेकाइटिन स्टेज में फर्स्ट क्रॉसिंग ओवर होता है, देन रिकॉम्बिनेशन होता है। पढ़ा है हमने ये मियोसिस में? नहीं पढ़ा? हेलो, यस सर पढ़ा। पढ़ा ना? हाँ, एक ही स्टूडेंट ने पढ़ा लगता है। तो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के पेकाइटिन स्टेज में पहले क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, देन रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, होमोलॉगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ओवरलैप करेगी और उनके टीप का डीएनए एक्सचेंज होगा। टीप का डीएनए एक्सचेंज हो जाएगा। तो इधर का स्मॉल आर गैमेट बनाते समय, ओके, जब गैमेट नहीं बन रहा है तब नहीं होगा। गैमेट बनाते समय इधर जो स्मॉल आर था ये एक्सचेंज हो गया, इधर स्मॉल आर आ गया और इधर कैपिटल आर आ गया। ठीक है, ये गैमेटोजेनेसिस जब स्टार्ट हो चुका है, मियोसिस 1 स्टार्ट हो चुका है,
इंटरफेज के बाद, मतलब वो डिवीजन में जा चुकी है सेल, वो पेरेंट की जर्म सेल। ओके, पेरेंट की सेल में तो दोनों पर कैपिटल टी, दोनों पर कैपिटल आर, एक क्रोमोसोम था वहां पर दोनों सिस्टर क्रोमेटिड पर, और दूसरे पर भी सेम कैपिटल टी सिस्टर क्रोमेटिड पर, और स्मॉल आर दूसरे क्रोमोसोम के इस पर था। बट क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन होने से क्या हो गया, जहां पर कैपिटल आर था वहां पर स्मॉल आर आ गया इधर का, फिर बी का स्मॉल आर इधर आ गया, इतना डीएनए एक्सचेंज हो गया इसके साथ में, और फिर ए का कैपिटल आर इधर चला गया। ओके, ये रिकॉम्बिनेशन हो गया। और रिकॉम्बिनेशन होने से अब क्या प्रॉब्लम हो गई कि अब यहाँ पर जो गैमेट बनने वाले हैं उसमें चेंजेस आएंगे। अब ऐसा तो कोई गैमेट जा नहीं सकता। अब एनाफेज के बाद में यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेग्रीगेट किया जाएगा, क्रोमेटिड्स अलग अलग जाएंगे। ओके, और मियोसिस में जो मेटाफेज सेकंड है उसमें जो एस फेज में जो डीएनए बना था, रिप्लिकेट हुआ था, वो नया वाला डीएनए यहाँ पर आकर के अब इनके साथ में नए क्रोमोसोम्स बनाएगा। तो नया वाला मैं ग्रीन में बता देता हूँ। इसके साथ में पेयर करने के लिए नया वाला आ जाएगा इसका एग्जैक्ट कॉपी कैपिटल टी स्मॉल आर। ओके, इसके साथ में कॉपी वाला आ जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर। इसके साथ में आ जाएगा इसका एग्जैक्ट कॉपी, यहाँ पर आप उसको रिप्रेजेंट करोगे इसका एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है, और इसके साथ में आ जाएगा इसका एग्जैक्ट कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर अब 4 क्रोमोसोम हो गए टोटल। ओके, डीएनए आने पर 4 क्रोमोसोम हो गए, 1 2 3 4। और अब इन 4 क्रोमोसोम में से यहाँ पर जाना है 1 क्रोमोसोम, इसलिए हम कहते हैं कि एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती है मियोसिस में। ओके, और हर एक में एक एक क्रोमोसोम जाएगा। तो इसमें जो क्रोमोसोम गया वो है कैपिटल आर वाला। ओके, इसमें नया वाला डीएनए को हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देते तो आपको पता चलेगा कि नया वाला आया था वहां पर। पुराने में क्या था, इस फिफ्थ ए की एक स्टैंड पर क्या था, कैपिटल टी कैपिटल आर, और जो सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ेगी सेम डीएनए सेम क्रोमोसोम वाली सेम डीएनए वाली रहेगी 100%, इसलिए कैपिटल टी कैपिटल आर। इनका कॉमन क्या निकलेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, मतलब इसके पास में कैपिटल टी कैपिटल आर आया। ओके, फिर फिफ्थ ए की दूसरी स्टैंड, इसके पास में कैपिटल टी और पहले कैपिटल आर था, लेकिन एक्सचेंज के बाद में इसमें एक्सचेंज हो गया, क्रॉसिंग ओवर से स्मॉल आर आया है। तो दूसरी स्टैंड के पास में कैपिटल टी स्मॉल आर आया है, ध्यान से देखना बेटा इसको। ओके, क्रॉसिंग ओवर के बाद में इससे एक्सचेंज हुआ था, फिफ्थ ए की यहाँ पर सेकंड क्रोमेटिड और फिफ्थ बी की फर्स्ट क्रोमेटिड, इनके बीच में नॉन, हमने पहले ही बोला था होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। ओके, तो इस स्टैंड और इस स्टैंड के बीच में हुआ था, तो इसका कैपिटल आर इधर चला गया और इसका स्मॉल आर इधर चला आया, एक्सचेंज हुआ था। ये क्रोमेटिड और ये नया जो डीएनए बना था उसका एग्जैक्ट कॉपी आएगी यहाँ पर क्रोमेटिड। इस तरह से यहाँ पर क्या रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे हम, कैपिटल टी के साथ में क्या है, स्मॉल आर। ओके, तो दूसरा गैमेट बना कैपिटल टी स्मॉल आर। अब फिफ्थ बी की, ओके, फिफ्थ ए के दोनों क्रोमेटिड्स को अलग कर दिया हमने क्रॉसिंग ओवर के बाद में और मियोसिस सेकंड के बाद। अब फिफ्थ बी की इस फर्स्ट क्रोमेटिड को, इसमें क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल आर था पहले, पिकाइटी स्टेज में क्रॉसिंग और रिकॉम्बिनेशन से इससे एक्सचेंज कर लिया इसने, इसका कैपिटल आर इधर आ गया है डोमिनेंट एलील, और ये बन चुका है कैपिटल टी एंड कैपिटल आर। इसके साथ में नया डीएनए आएगा, क्रोमेटिड बनाएगा, एग्जैक्ट डीएनए सेम वाली क्रोमेटिड कैपिटल टी कैपिटल आर, इसलिए इसका कॉमन क्या हो गया, कैपिटल टी कैपिटल आर। ओके, और ये जो फोर्थ वाली क्रोमेटिड है इसमें कैपिटल टी और स्मॉल आर,
यहाँ पर कैपिटल टी, फिर बी की सेकंड क्रोमेटिड कैपिटल टी और स्मॉल आर था। नई क्रोमेटिड आएगी सेम या एग्जैक्ट डीएनए वाली, कैपिटल टी स्मॉल आर, क्या बना कैपिटल टी स्मॉल आर। ओके बेटा, ठीक है। तो इस तरह से कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर के 4 गैमेट्स बने। ओके, बट 4 में से 2 सिमिलर दिख रहे हैं हमको, कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल आर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगर पूछा गया कि हाउ मेनी गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ से 4 गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस, तब आपको ध्यान देना है कि वहां पर ओनली 2 डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं। ओके, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे कि आप वहां पर नंबर ऑफ गैमेट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स इनको आप निकाल सकेंगे। तो नंबर ऑफ गैमेट जब भी पूछा जाए आपको क्वेश्चन में, तो 2 टू पावर x लिख दिया था, where x is नंबर ऑफ जीन्स, कितने जीन्स आपने लिए। ओके, उससे नंबर ऑफ गैमेट आपका आंसर निकल आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेफ्ट करके देखते हैं कितने गैमेट बनेंगे इससे। ओके, तो कितने जीन इन्वॉल्व है बेटा इसमें, कितने जीन दिख रहे हैं आपको, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर में कितने जीन दिख रहे हैं। 2 जीन्स है ना, इतना सोचना पड़ता है क्या। एक कैरेक्टर के लिए एक जीन है, अलील की पेयर को एक जीन बोलेंगे, तो ये एक अलील की पेयर होगी, एक हो गया जीन होमोजाइगस जीन, और ये दूसरा अलील की पेयर हेटेरोजाइगस जीन हो गया। 2 जीन है, 2 टू पावर 2 इट मींस 4। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ गैमेट्स हो गया 4, ये 4 गैमेट्स बन गए। बट आपको मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस। ओके, एक पर्टिकुलर जीनोटाइप दे दिया जाता है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स ये निकालने के लिए आप लिखोगे 2 टू पावर n, where n is equal to n की वैल्यू क्या रखोगे, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन्स। ओके, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन्स। हेटेरोजाइगस जीन्स रखोगे आप 2 टू पावर n, तो n की जगह पर हेटेरोजाइगस जीन का नंबर। अब बताओ, जो हमने जीन को रिप्रेजेंट किया, 2 जीन्स को, कैपिटल टी वाला एक जीन हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला एक जीन हो गया, उसमें कितने जीन हेटेरोजाइगस है बेटा, 1 है ना। हेटेरोजाइगस मतलब ये हाइब्रिड वाला, ये हेटेरोजाइगस जीन है, ये होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस जीन का नंबर हो गया 1, तो 2 टू पावर n मतलब हो गया 2 टू पावर 1 इट मींस 2। इसलिए 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर वाला एक और कैपिटल टी स्मॉल आर वाला एक। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी को अगर कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लो बेटा। डन सर। डन सर। डन। हाँ, ठीक है बेटा। ओके, तो नेक्स्ट लॉज को हम कल रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, डिफरेंट तीनों लॉज के बारे में हम कल एक्सप्रेशन करेंगे, और मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉसेस को भी हम वहाँ पर, क्योंकि क्रॉस है पूरा कंप्लीट हमको सॉल्व करना है, तो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस एक साथ में होना चाहिए उनका रिप्रेजेंटेशन। ओके, हम कल उसको कंटिन्यू करेंगे फिर मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉसेस को। टिल देन बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं बेटा।
बाय सर। बाय सर। बाय। बाय सर, थैंक